ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन, आपका टीचर, और कंप्लीट कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की इन न्यूमेरिकल्स को जिनको मैंने शुरू किया था, यानी वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स को। आज हमारे पास 5वां न्यूमेरिकल है और इसके मुताबिक इफ़ वेक्टर बी इज़ एडिड टू वेक्टर ए द रिज़ल्ट इज़ 6i। देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स का सम है, इफ़ b इज़ एडिड टू वेक्टर a, अगर मैं a वेक्टर में ऐड करता हूँ b वेक्टर को, तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आता है? रिज़ल्ट आता है 6i प्लस j। बट इफ़ b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, लेकिन अगर मैं a में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ b को, ठीक है, तो अगर मैं a वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ b वेक्टर को, तो मेरे पास आंसर आता है -4i प्लस 7j। ठीक है, तो मैंने ऐसे में फाइंड करना है a का मैग्नीट्यूड, बट मेरे पास a वेक्टर तो है ही नहीं, तो मैं सिंपल इस दो इक्वेशंस में से a वेक्टर को फाइंड करने की कोशिश करूंगा और फिर उसका जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं ऐड करता हूँ इन दोनों को, तो ये प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। और मेरे पास आएगा a वेक्टर एंड a वेक्टर 2a वेक्टर, है ना, ऐड हो जाएंगे ना। तो ऐड होने में यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 और 1 2a हो गए। और यहाँ पर अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 2i प्लस 8j, है ना। तो अब अगर मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालूं तो मेरे पास i प्लस 4j हो जाएगा, जबकि मेरे पास यहाँ पर 2a वेक्टर होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास a वेक्टर आ गया। a वेक्टर किसके बराबर है? a वेक्टर बराबर है i प्लस 4j के। अब अगर मेरे पास एक वेक्टर आ ही गया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, हम इससे पहले भी उस मैग्नीट्यूड को फाइंड कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है? सिंपली मैग्नीट्यूड को बार की शक्ल में लिखते हैं, अंडर रूट लेंगे, आई के साथ जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शंस को इग्नोर कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है, आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस जे हेड के अलावा जो कोफिशिएंट है 4 उसका स्क्वायर लिखेंगे। बट जब आप 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 17, और जब आप उसको कैलकुलेटर में लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.1। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ गई होगी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.6 की, यानी छठे न्यूमेरिकल की। और छठे न्यूमेरिकल में वो ये कह रहे हैं दैट गिवन दैट a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i माइनस 4j, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ। ये आपके पास दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, आपके पास क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपके पास ये है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं ए पार्ट को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर्स हैं, आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मेरे पास ओनली ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। बट उन्होंने मुझे कहा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करें सी वेक्टर की। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करूं? मेरे पास तो सी वेक्टर है ही नहीं। तो सी वेक्टर उन्होंने मुझे बता दिया आ जाएगा अगर आप ए वेक्टर को बी वेक्टर में प्लस करें।
तो मैं सी वेक्टर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सी वेक्टर मेरे पास कब आएगा? जब मैं ए वेक्टर को प्लस करूँगा बी वेक्टर में। तो मैं सिंपली ए वेक्टर लिखता हूँ 2i प्लस 3j और प्लस कर देता हूँ बी वेक्टर को। बी वेक्टर है 3i माइनस 4j। तो अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो 2i प्लस 3j प्लस 3i प्लस माइनस माइनस 4j। ओके, मैं अब इसे हल कर रहा हूँ। 2i और 3i याद रहे i आपस में सॉल्व होते हैं, ऐसे ही है ना। ये देखो, ये आपके पास i है और ये आपके पास i है, तो i और i आपस में हल हो जाएंगे। 2i प्लस 3i इज इक्वल्स टू 5i और j और j आपस में सॉल्व होंगे तो माइनस j आपके पास सी वेक्टर आ जाएगा। अब वेक्टर तो आ गया। अगर वेक्टर आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ढूंढना कुछ मुश्किल नहीं है। तो हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है अंडर रूट फर्स्ट वैल्यू विदाउट डायरेक्शन, आई नहीं लिखना, 5 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जे के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो है -1 का स्क्वायर। सिंपल 2 5 प्लस 1 अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू 26 अंडर रूट और ये आ जाएगा 5.1। ये आपके पास सी का मैग्नीट्यूड आ गया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ओके, अब हमने इसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन का फार्मूला होता है थीटा विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। अगर आपको ये बात समझ नहीं है, आप ऊपर मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं और वहाँ से आपको ये बातें सारी समझ आ जाएंगी। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y कंपोनेंट। अब देखो मेरे पास जो वेक्टर है जिसकी मैं ओरिएंटेशन फाइंड करने जा रहा हूँ उसमें ये वेक्टर है मेरे पास। तो इस वेक्टर में y कंपोनेंट -1 है। देखो मैंने आपसे ये कहा था, आपको ये बताया था कि आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर आगे चलाना है आपने। तो यहाँ पर वैसे तो मैग्नीट्यूड इसका -1 है। अगर आप इसका कोफिशिएंट 1 कह रहे हैं तो इसका जो कोफिशिएंट यानी मैग्नीट्यूड है वो -1 है, बट आपने 1 लिखा और इसका जो x एक्सिस है वो सिंपली 5 है। तो 1/5 जो है वो आपने इसका थीटा लेना है। तो tan इनवर्स अगर आप 1/5 करें यानी 1 डिवाइडेड बाय 5। ओके, मैं इसी चीज़ को कैलकुलेटर पर हल कर लेता हूँ। सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.2। ओके, और जब मैं इसका इन्वर्स लेने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास 0.2 का tan इनवर्स क्या आएगा? मेरे पास आएगा 11.3099 यानी हैंग हो गया। ओके, तो tan इनवर्स 0.2 का मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 11.3099 यानी 11.3099 डिग्री। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रा करता हूँ तो कुछ रूल्स हैं। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और अगर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हों तो वही मेरा आंसर होता है। आंसर आ गया। लेकिन अगर पहली वैल्यू मेरे पास माइनस और दूसरी प्लस हो तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा और 180 में से मैं माइनस करूँगा अपने आंसर को। लेकिन अगर पहली वैल्यू
माइनस हो और दूसरी प्लस हो, तो सॉरी दोनों माइनस हो, तो ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और मैं 180 में प्लस कर लूँगा अपने आंसर को। लेकिन अगर मेरे पास पहली वैल्यू माइनस और दूसरी प्लस होगी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है और 360 में से मैं माइनस करूँगा अपने आंसर को। ओके, अब देखते हैं कि मेरे पास ये क्या कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो नोटिस करें मेरे पास पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। तो पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव हो तो ये बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। यही वजह है कि अभी 11.3099 कहीं भी आपको नहीं मिलेगा बुक में। तो चूँकि मैंने इसे फर्दर सॉल्व करना है, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे पता चल गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो मैं अपना फाइनल आंसर लेकर आऊँगा कब, जब मैं 360 में से माइनस करूँगा अपने आंसर को। आंसर क्या है? 11.3099। ओके, तो मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ। ओके, मैं कैलकुलेटर ले आया। यहाँ पर मैं 360 में से, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, 360 में से माइनस करता हूँ 11.3099। तो जैसे ही मैं माइनस करता हूँ 348.6 यानी 349 मेरा आंसर है। और आप नोटिस करेंगे कि यही आंसर बुक से भी आपके मैच करेगा। यानी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 349 डिग्री। ठीक है, तो मैंने सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, मेरे पास सी वेक्टर ये ए पार्ट था, मैंने ए पार्ट को हल कर लिया। अब मैं आ रहा हूँ बी पार्ट की तरफ। ठीक है, तो बी पार्ट को हल करने के लिए क्या करते हैं, बी पार्ट को लिख लेते हैं। यानी ये जो मेरे पास बी पार्ट है वो कैसे आएगा? वो आएगा डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैंने फाइंड करने हैं, लेकिन डी वेक्टर मेरे पास है नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, जब आप ऐसा करेंगे तब आपको डी वेक्टर मिल जाएगा। तो ठीक है, मैंने चूंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डी वेक्टर के फाइंड करने हैं, तो मुझे डी वेक्टर लाजमी चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली 3 इंटू सिंपल, मैं कुछ नहीं कर रहा, ए की जगह ए की वैल्यू लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3 और माइनस करूँगा उसमें से 2 इंटू बी का वेक्टर, विच इज इक्वल्स टू 3i माइनस 4j। ठीक है, तो मेरे पास डी वेक्टर आ जाएगा। डी वेक्टर आ जाएगा, अगर मैं 3 को अंदर की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 6i प्लस 3 3 9j माइनस 2 3 6i माइनस माइनस प्लस 2 4 8j। ओके, मैं इनको सॉल्व करता हूँ। याद रहे आई से सॉल्व होगा, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आई है और ये आई है, दोनों एक प्लस आई है एक माइनस आई है, तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास 0 आई आ गया और प्लस 8 प्लस 9 इज 17j। ठीक है, मेरे पास एक डी वेक्टर आ गया। ओके, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लूँगा, डायरेक्शन भी फाइंड कर लूँगा। ये बहुत आसान हो गया। डी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट मैग्नीट्यूड यानी 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, है ना। ओके, अब 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 17 का स्क्वायर इज 17 का स्क्वायर अंडर रूट, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 17 आ जाएगा, यानी डी का जो मैग्नीट्यूड है वो 17 है। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन के लिए मेरे पास थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y कंपोनेंट
ओवर एक्स कंपोनेंट, यही फार्मूला है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट इज 17। अगर आप यहाँ पर नज़र दौड़ाएं, इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, डी वेक्टर का डायरेक्शन लेनी थी ना, तो डी वेक्टर ही को यूज़ करूँगा। इसमें वाई कंपोनेंट 17 है, 17, और एक्स कंपोनेंट क्या है, 0 है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब भी नीचे 0 आ जाए तो वो वैल्यू इन्फिनिटी पर चली जाती है। और इन्फिनिटी अगर आप इसे कैलकुलेटर में लेने की कोशिश करेंगे तो लिखा आएगा मैथ एरर। मैथ एरर का मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, जितना बड़ा आंसर हो सकता है। याद रहे कि आपके पास मैथ एरर या इन्फिनिटी आ जाए तब 10 इनवर्स इन्फिनिटी कब देता है, जब 90 डिग्री पर होता है। तो याद रखिएगा ये बात कि 10 इनवर्स इन्फिनिटी आंसर आ गया तो इसका मतलब है कि डिग्री आपके पास 90 है। ठीक है, आपके पास 90 डिग्री है अगर 10 इनवर्स आ गया, तो यूं आपके पास आंसर आ गया थीटा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही आपका आंसर भी है। आप इसे बुक से मैच कर सकते हैं, यानी 17 मैग्नीट्यूड और थीटा 90 डिग्री। फिर से दोहरा रहा हूँ ये बात कि अगर आप 90 डिग्री लिखेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, यानी मैथ एरर का मतलब होगा इन्फिनिटी। तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब भी आप 17 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास मैक्सिमम आता है। मैक्सिमम का मतलब इन्फिनिटी, और 10 इनवर्स की इन्फिनिटी 90 डिग्री होती है। ठीक है, अगर आप 10 इनवर्स की इन्फिनिटी लेने की कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा 90 डिग्री। यूं थीटा हमारे पास 90 डिग्री आ गया। उम्मीद है ये बात भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम, और उसमें वो ये पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 5i प्लस जे एंड बी वेक्टर 2i प्लस 4j। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स को मैं लिख देता हूँ। एक वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर जो कि बराबर है 5i प्लस जे, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जो कि बराबर है 2i प्लस 4j की। ठीक है, तो आपने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, आपने इसमें एंगल यानी थीटा को फाइंड करना है। याद रखिएगा जब भी आपको एंगल फाइंड करने का कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कॉस थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी वजह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा ओनली। डॉट प्रोडक्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, जबकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो कि बराबर होगा ए बी साइन थीटा एन हैट। इसमें डायरेक्शन भी आ जाती है, लिहाजा आपको डायरेक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी और ए बी और इन दोनों को नीचे आकर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ही का इस्तेमाल करते हैं। एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ कि जब भी वो एंगल फाइंड करने का कहें आपने हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज़ करनी है। ठीक हो गई बात। तो अब अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इन दोनों वेक्टर्स को, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड्स हैं, दोनों इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ए की जगह ए की वैल्यू लिखते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 5i
प्लस जे और डॉट कर देते हैं b की जगह 2i प्लस 4j। अच्छा, नीचे हमने मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं a के भी और b के भी, ठीक है। ये मैं cos थीटा लिख रहा हूँ। तो नीचे यहाँ पर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जबकि यहाँ पर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं जो कि है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और अच्छा, अब डॉटली अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान है, आप i की वैल्यू को i की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 5 2 10 हो जाएगा, प्लस j की वैल्यू को j की वैल्यू से यानी 4 1 4 हो जाएगा। जबकि यहाँ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर इज़ 25 प्लस 1 इज़ 26 अंडर रूट, और मल्टीप्लाइड करेंगे इसमें 16 प्लस 2 4 19 आ जाएगा आपके पास, और cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा। इसी चीज़ को मैं 14 आ जाएगा यहाँ पर, और कैलकुलेटर ले लेते हैं, अंडर रूट 26 और अंडर रूट 19 को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, कैलकुलेटर ले लिया मैंने, मैं रूट ले लेता हूँ 26 का रूट ले लिया मैंने, और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 19 के रूट से और इक्वल दबा देता हूँ, तो 22.22 मेरे पास आंसर आ गया। 22.22 14 को मैं इसी आंसर से डिवाइड कर देता हूँ, 14 को 22.226 से डिवाइड करूँगा, 14 को डिवाइड करूँगा 22.22, आई थिंक 6 था, ओके 0.6298, ठीक है। मेरे पास आंसर आया, क्या आंसर आया था, 0.6298, 0.6298। मेरे पास जगह ज़रा सी कम पड़ गई, तो cos थीटा मेरे पास आ रहा है 0.6998, ओके। और अगर थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 0.6998, ठीक है। तो थीटा जैसे ही आप cos इनवर्स लेते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा 52 डिग्री। cos इनवर्स लेंगे तो आपके पास 52 डिग्री आ जाएगा, विच इज़ द आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन when the point of application of the force 3i plus 2j moves in a straight line from the point 2 minus 1 to the point 6 and 4। ओके, यहाँ पर एक बात जो आपको बताना चाहूँगा वो ये कि आपके पास फोर्स गिवन है, आपके पास फोर्स है 3i plus 2j। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ फोर्स विच इज़ इक्वल्स टू, फोर्स का वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर बराबर है 3i प्लस 2j के, ठीक है। 2i प्लस 3j के 3i प्लस 2j के बराबर है। जबकि मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, आप चल रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, यानी आपने जो फोर्स लगाई उससे जो डिस्टेंस आया है वो आया है फ्रॉम लाइन फ्रॉम 2i to i माइनस j। मैंने क्या किया, 2 पहली रकम के साथ हमेशा i लगाते हैं और दूसरी रकम के साथ हमेशा j लगाते हैं, और अगर थर्ड वैल्यू भी होती तो हम वहाँ पर k हैट लगाते। तो ये यहाँ से चल रहा है, लिहाजा मैं इसे r1 का नाम दे रहा हूँ। याद रहे फ्रॉम का मतलब ये है कि ये यहाँ से चला टू द पॉइंट और ये यहाँ पर आ गया, यानी 6i प्लस
4j पर। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकंड होगा, यानी ये मेरे पास R2 होगा। जहाँ से चलता है वो R1 होगा और जहाँ पर आकर रुकेगा वो R2 होगा। मसला ये आ गया कि मेरे पास वर्क फाइंड करना है, मैंने वर्क के लिए वर्क फाइंड करना है और वर्क के लिए मैं जानता हूँ कि वर्क बराबर होता है एफ डी के। अब मेरे पास फोर्स का वेक्टर तो है 3i प्लस 2j, फोर्स का वेक्टर तो मेरे पास है, बट मेरे पास नहीं है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, यानी r, एक r नहीं है बल्कि दो r हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा एक r? यस, मुझे पता होना चाहिए R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू R, ऐसे ही है ना। R2 माइनस R1, सेकेंड R में से फर्स्ट R को माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, R आ जाएगा। तो R2 6i प्लस 4j में से माइनस कर रहा हूँ R1 को, जो कि है 2i माइनस j। 6i प्लस 4j माइनस प्लस माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j। ठीक है, तो ये मेरे पास r का वेक्टर आ जाएगा या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ जाएगा, आप उसको जो मर्जी है नाम दें। ओके, r का वेक्टर आपके पास किस तरह से आ रहा है? 6i माइनस 2i इज इक्वल्स टू 4i। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जब सॉल्व करना है तो i को i से सॉल्व करना है और j को j से सॉल्व करना है। हुई थी ना हमारी बात? ओके, तो और 4j प्लस 1j इज इक्वल्स टू 5j, ये आपके पास r का वेक्टर आ गया 4i प्लस 5j। ठीक है, अब चूंकि फोर्स का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को डॉटली मल्टीप्लाई करेंगे। डॉटली मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि आपने आंसर देखना है और आंसर है स्केलर। तो जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर स्केलर आ जाए, ऐसी प्रोडक्ट को हम डॉट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, सिर्फ i की वैल्यू को i की वैल्यू से, यानी 4 3 12 और प्लस 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 5 2 10 हो जाएगा, ये वर्क आ जाएगा आपके पास, और 10 and 2 is 22 वर्क आ जाएगा। और चूंकि नहीं गिवन फोर्स के यूनिट्स, नहीं गिवन डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स, आप क्वेश्चन चेक कर लें, आपको इस पूरे क्वेश्चन में फोर्स के यूनिट्स क्या हैं नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या हैं नहीं पता। तो हम यहाँ पर वर्क के यूनिट्स चूँकि जॉल होते हैं लेकिन हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं उनके यूनिट्स का हमें नहीं पता। तो हम सिंपल यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे और यूँ हमारा मसला हल हो जाएगा। देख लीजिए, आपके पास वर्क का आंसर आ गया और ये है 22 यूनिट्स और यही हमारा आंसर भी है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 9 की, और क्वेश्चन 9 में वो ये कह रहे हैं कि शो दैट 3 वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के, 2i माइनस 3j प्लस के एंड 4i प्लस जे माइनस 5k के ऊपर हेट लगाना है। ओके, 5 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं अगर दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं। लेट सपोज इट इज इक्वल टू आई हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट। ये आपके पास एक वेक्टर आ गया, मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, और दूसरा वेक्टर आ गया 2i प्लस माइनस 3j और प्लस के। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हम साबित कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब
ए बी कॉस थीटा में परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो मैं अपने दो वेक्टर्स को ए और बी, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं ए लिखूं, अगर मैं बी लिखूं और cos 90 लिखूं, cos 90 इज इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब यह है कि मेरे दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट मुझे 0 आंसर देगी। इसका मतलब यह है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए तो उनकी डॉट प्रोडक्ट मुझे 0 आंसर देगी। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इन तीनों वेक्टर्स को आपस में डॉटली मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट लूंगा। अगर ये परपेंडिकुलर हुए यानी एक दूसरे के दरमियान 90 डिग्री हुई तो आंसर 0 आ जाएगा, और अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ ए वेक्टर का नाम दे रहा हूँ मैं i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर ले रहा हूँ जो कि है 2i माइनस 3j और प्लस के। अच्छा, मैं इनको डॉटली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए की जगह ए लिखो, आई हैट प्लस जे हैट प्लस के हैट, और डॉट बी की जगह बी की वैल्यू लिखते हैं 2i माइनस 3j प्लस के। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ, तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 1 2 प्लस 1j को j से मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस 3, और प्लस k को k से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 1 1। ओके, 2 and 1 3, 3 माइनस 3, ये वाला माइनस 3 आ गया, और आंसर क्या आया? 0 आ गया। अगर तो 0 आ गया इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब मैं बात करता हूँ इन दोनों वेक्टर्स की। तो एक है बी वेक्टर जो कि है 2i माइनस 3j प्लस के, ठीक है। एक बी वेक्टर आ गया और एक सी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर है 4i प्लस जे माइनस 5k, ठीक है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता हूँ, यानी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आंसर 0 आना चाहिए। तो मैं पहले बी वेक्टर लिखता हूँ, बी वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के, और डॉट लगा देता हूँ। सी वेक्टर लिखता हूँ 4i प्लस जे माइनस 5k, और अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। याद रहे i की वैल्यू को i की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, i की वैल्यू को i की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 2 4 8 हो जाएगा। 2 4 8 माइनस, होना तो प्लस ही चाहिए था, बट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो j को जब मैं j से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये j माइनस है, यानी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ माइनस 3, और यस k को जब k से मल्टीप्लाई करूँगा तो आना तो प्लस ही चाहिए, बट 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज़ माइनस 5 आंसर आ जाएगा, यानी 8 माइनस 3 माइनस 5, यानी 8 माइनस 8 यानी यस यानी 0। तो इसका मतलब देखें, अगर B और C भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब A और C ढूंढ लेते हैं
क्या ए और सी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं? अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है या नहीं। तो ए वेक्टर लिख लेते हैं i प्लस जे प्लस के, और सी की जगह सी का वेक्टर लिख लेते हैं जो कि है 4i प्लस जे माइनस 5k। ओके, मैं ए वेक्टर मैंने यहाँ से ले लिया, आप नोटिस करें ये ए वेक्टर था, मैंने यहाँ से ले लिया, और सी वेक्टर मुझे पता था ये रहा सी वेक्टर, तो मैंने यहाँ से उठा लिया। तो अब मैं ए और सी को मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ओके, मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास आई को मैंने आई से मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट में जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, और के को के से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 4 1s are 4, प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 1 1s are 1, और प्लस माइनस माइनस, बिकॉज -5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, और आप नोटिस करेंगे कि 5 माइनस 5 आंसर इज 0। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का आंसर भी 0 आ गया। अच्छा, पहले जब हमने ए बी वेक्टर को लिया तो उसके डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आया? 0। इसी तरह से बी और सी लिया तो उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आया? 0। इसी तरह से हमने ए और सी लिया तो उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आया? वो भी 0 आया। इसका मतलब ये है कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक बात मैं फिर से दोहराता चलूँ कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, जैसे ए वेक्टर की शक्ल इस तरफ है और बी वेक्टर की शक्ल इस तरफ है, तो चूंकि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, लिहाजा इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की 0 होती है अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के 90 डिग्री हुए। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, तकरीबन 40 मिनट का, तो ठीक है, इसके लिए मुझे अगला लेक्चर फिर तैयार करना पड़ेगा और कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।